नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। मनुष्यता ने जितने सपने देखे हैं उनमें राम सबसे सुंदर और प्यारा सपना है। विश्वामित्र जब राम को लेने गए तो दशरथ ने कहा, इसे ही क्यों ले जा रहे हो, मेरी सेना ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा कि 4 चीजें हैं, इनमें से एक आ जाए तो इंसान अहंकारी हो जाता है। यौवनम, धन, पैसा, संपत्ति। इनमें से एक आ जाए तो अनर्थ हो जाता है, और अगर चारों साथ आ जाए तो महा अनर्थ। लेकिन आपके बेटे के पास चारों हैं, फिर भी ये विनम्र है, इसलिए इसे ले जा रहा हूं। तुलसी और अपने काव्य में लगातार राम के लोकनायकत्व को निखारते हैं, राम का लोकतांत्रिकरण करते हैं। तुलसी शासक और जनता के बीच आपसी रिश्तों को परिभाषित करते हैं। वे राम राज्य और जनता के बीच संपर्क सेतु है। श्री राम का वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। इक्ष्वाकु शब्द इक्षु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ ईख होता है। ईख अकेली एक ऐसी फसल है जिसका सब कुछ काम में आता है। ईख इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक है, जिसका न रस समाप्त होता है, न ही यश समाप्त होता है। उसी वंश से आने वाले राम का शासन दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य है। लोकतंत्र के सारे सूत्र इसी राम राज्य से निकलते हैं। ईश्वर के भरोसे का नाम है अवतार। रामराज एक दृष्टि जिसे वाल्मीकि ने लोकप्रिय बनाया और जिसे तुलसीदास ने मध्यकालीन रामचरितमानस में आगे प्रसारित किया। एक मानवीय दृष्टि जो सदाचार, शांति, सद्भाव पर केंद्रित है। तुलसीदास के अनुसार राम राज्य शारीरिक, आध्यात्मिक और शारीरिक कष्टों को समाप्त करता है, जिससे शांतिपूर्ण जीवन और कानून और नैतिकता का पालन होता है। यह सत्य, पवित्रता, करुणा, दान को भी बढ़ावा देता है। इसमें कोई भी अवचेतन रूप से नहीं कहता। राम राज्य एक सच्चा लोकतंत्र है, जहां सबसे गरीब व्यक्ति भी जटिल प्रक्रियाओं के बिना त्वरित और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर सकता है। आर्थिक बाजारों को महत्व देता है और मानता है कि लोग लाभ, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। राम को जब 14 साल के वनवास के लिए दशरथ जी ने कहा, तो अपने भाई और भावी राजा भरत से बात करते हुए कहते हैं कि कैसे मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, लोगों पर कर लगाना चाहिए, सैनिकों के साथ कैसे डील करना चाहिए, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहले भाग में इसका जिक्र है, लेकिन जब राम का राज्य यानी लंका से वापस आने के बाद शासन चलाते हैं तो इसका जिक्र उत्तरकांड में किया गया है। पहले राम ने सिर्फ कहा और भरत ने उसका पालन किया, उसके बाद राम ने खुद उसे लागू किया। रामायण एक सच्चा लोकतंत्र है, जहां सबसे गरीब व्यक्ति भी जटिल प्रक्रियाओं के बिना त्वरित और निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर सकता है। सामाजिक न्याय। रामराज की एक पहचान सामाजिक न्याय पर जोर देना है। जो वो निषाद को मित्र बनाते हैं, वनवासियों को गले लगाते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, असमानता को कायम रखने वाली प्रणालियों के विपरीत शासन की यह दृष्टि विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो अवसर केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ हो। समावेशिता के प्रति यह प्रतिबद्धता लोकतंत्र के सार से मेल खाती है, जहां सबसे कमजोर की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सबसे मजबूत की। इसके अलावा राम राज्य समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर जुड़ाव को मान्यता देता है। यह समझाता है कि किसी राष्ट्र की असली ताकत उसके सभी नागरिकों की भलाई में निहित है। सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण सामाजिक ताना बाना मजबूत और लचीला बना रहे। यह दृष्टिकोण उन विचारधाराओं के बिल्कुल विपरीत है जो समाज को खंडित करती है, विभाजन पैदा करती है, जो देश के सामूहिक ताकत को कमजोर करती है। राज्य और जनता के बीच संपर्क सेतु राम है। इसी आधार पर लोकतांत्रिक समाज बनता है। राजस्व और कर का प्रबंधन कैसा हो। रामराज की कल्पना केंद्रित फोकस आर्थिक नीतियों तक फैला हुआ है। इसका सिद्धांत निर्देशित समाज में आर्थिक विकास अपने आप में एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जनसंख्या के हर वर्ग के उत्थान का एक साधन है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है जो आम लोगों की भलाई के लिए कार्य करती हो, सतत विकास को बढ़ावा देती और जो विशेषाधिकार प्राप्त हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाती हो। मनी मनिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाजे, मनी मनिक महंगा और तृण जल अनाज सस्ता। यही तो लोकतंत्र में कर प्रबंधन मूल है। आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि राम राज्य की अवधारणा आदर्शवादी है, एक काल्पनिक दृष्टि जिसे वास्तविक दुनिया की राजनीति की जटिलताओं को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसका आदर्शवाद एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो राजनीतिक नेताओं को कैसे शासन मॉडल के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है, जो संकीर्ण हितों से परे हो और सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे। विषमता की कोई जगह नहीं। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। रामचरितमानस में बैर दूर करने के लिए यह चौपाई कही गई। रावण का राज्य पूंजीवादी था, सोने की लंका, तानाशाही और शोषण का प्रतीक। राम राज्य का राजा अपने को सेवक समझता था। राम सेवक, लक्ष्मण सेवक, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी सेवक। राजा के गुणों को गिनाने में भी तुलसीदास जी ने हमेशा प्रजा के हित की बात की है। उनके सबसे ज्यादा चिंता प्रजा को लेकर है। राजा को प्रजा प्राणों से प्रिय है, फिर भी ऐसे राज्य में विषमता की कोई जगह कैसे हो सकती है। तुलसी को राजा राम का असाधारण अलौकिक रूप पसंद नहीं है। उन्हें राजा का आम आदमी सरीखा व्यवहार प्रिय है, समावेशी नीतियां और सभी नागरिकों की भलाई पर जोर।
शासन का राम राज्य मॉडल समावेशी नीतियों और सभी नागरिकों की भलाई पर जोर देने के साथ दुनिया को रहने के लिए खुशहाल जगह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। सबसे कमजोर लोगों के अस्तित्व और समृद्धि को प्राथमिकता देकर यह सामाजिक असंतोष और समानता के मूल कारणों से निपटता है। रामराज सिद्धांतों द्वारा निर्देशित समाज में जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति सुरक्षा, अपनेपन की भावना महसूस करेंगे, यह जानकर कि सरकार उनके कल्याण के लिए समर्पित है। यह समग्र दृष्टिकोण आर्थिक नीतियों तक फैला हुआ है, सतत विकास को बढ़ावा देता है, जिससे संपूर्ण आबादी को लाभ होता है। जैसे ही राष्ट्र इस तरह के शासन मॉडल को अपनाते हैं, न्याय, समावेशिता, कल्याण को बढ़ावा देते हैं, वे एक वैश्विक समुदाय के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां खुशियों की खोज एक साझा प्रयास बन जाती है, सीमाओं को पार करती है और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।